तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों का साइंस का जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू प्रश्न एंड उत्तर। आप लोग के लिए जी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपके एग्जाम में जो बहुत बार पूछा गया वही सारा मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें से कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर मेरा नंबर डी हो जाएगा कि कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके क्विक लाइम तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। इसमें से जो है सो मेरा उष्मा भी निकलता है, ये हो जाएगा मेरा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की नमी युक्त दिवस पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करते समय गैस को कैल्शियम क्लोराइड युक्त गाढ़ ट्यूब से गुजारा जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड का क्या महत्व होता है, इसमें से क्या होता है। इसका जो राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गैस की नमी को अवशोषित करता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन मेरे पास कि निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रृंखला में नहीं देखा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर में हो जाएगा क्या हो जाएगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रासायनिक गुणों में परिवर्तन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ पर आप लोगों का कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब जिसमें से दो अणुओं का आदान प्रदान हो रहा है। देखिए यहाँ पर जो ये है मेरा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है ना। इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि मेरा द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि दूसरा है और एक मेरा चौथा है, मतलब ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा मेरा डी हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, ये भी है मेरा। ठीक है ना। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि जल के विद्युत अपघटन का एक अपघटन अभिक्रिया है। यह जल के विद्युत अपघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात है। इसका जो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा राइट आंसर मेरा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की एक जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसका अधिक मात्रा में मिलाने पर यह परिवर्तन उलट जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मतलब जब उसको डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या जाएगा वो परिवर्तन जो है वो उलट जाएगा उसका। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि बेकिंग पाउडर एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक मेरा क्या है। तो मेरा टार्टरिक अम्ल है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की धातु को पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं। क्या बोल रहा है कि धातु को पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, तो तन्यता कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। यहाँ पर पूछा कि कौन सा जो है आयनिक यौगिक मेरा नहीं है। तो ऑप्शन ए में दिया मेरा KCl, बी में दिया मेरा CCl4, डी में दिया है, सी में दिया है HCl और एक दिया है NaCl। तो इसमें कौन कौन सा जो है मेरा आयनिक यौगिक नहीं है वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है ना। तो आयनिक यौगिक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा कि आयनिक यौगिक में क्या होता है कि वो डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। वो डायरेक्ट बॉन्ड कौन बनाता है, तो मेरा KCl बनाता है और मेरे पास NaCl बनाता है। लेकिन जो HCl है वो मेरा क्या है, ये आयनिक यौगिक मेरा नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 2 और 3 मतलब ऑप्शन नंबर बी मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे पास कि निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH क्रियात्मक समूह है। क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा मेरा है जिसमें OH का प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसमें अल्कोहल का क्या होता है, तो वो एल मतलब ऑल होता है। ठीक है ना। मतलब जिसमें ऑल होगा उसी में हो जाएगा ये उसी का ये प्रक्रियात्मक समूह होगा। जैसे देखिए ये ब्यूटेनॉन है, ब्यूटेनॉन मतलब नॉन में तो नहीं होगा, ब्यूटेनॉल। देखिए ये मेरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ब्यूटेनॉल जैसो इसमें ऑल भी आता है। ठीक है। मतलब ये हो जाएगा मेरा किसका, तो OH का प्रक्रियात्मक समूह होगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम बताइए। यहाँ पर देखिए कि आप लोगों का कार्बन कितना दिख रहा है यहाँ पर, तो आप लोगों का यहाँ कार्बन यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है ना। और यहाँ पर जो है सो लास्ट में क्या लगा हुआ है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CHO लगा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा फिर एल्डिहाइड में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोपेनॉल होता है। ठीक है ना। वो इसमें CHO आगे में रखा तो प्रोपेनॉल होता है वो। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा राइट। यहाँ पर दूसरा में देखिए यहाँ पर एक प्रोपेनॉल दिया है जिसमें ऑल आता है, उसको क्या होता है OH का होता है ग्रुप। ठीक है ना। OH का वो मेरा प्रक्रियात्मक समूह होता है। और इसमें नॉन आता है किसका होता है, कीटोन का होता है, CO का होता है। ठीक है ना। इसका होता है ये CO का होता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की आहार नली में किस भाग में भोजन का अधिक पाचन होता है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो आहार नली है किस भाग में भोजन का अधिक पाचन होता है, कहाँ पर सबसे ज्यादा पाचन था वो आप लोगों का यहाँ पर पूछ रहा है। तो मेरा होता है छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान सबसे अधिक वायु आदान प्रदान कहाँ होता है। क्या बोल रहा है कि श्वसन के दौरान सबसे अधिक वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है।
तो मेरा फेफड़ा में होता है, ठीक है ना, फेफड़े में और एल्विस ईओर्ली में, ठीक है ना, यहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा आदान प्रदान। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की, मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मस्तिष्क के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सच है, सो बोल रहा है हमें। देखिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है मेरे पास कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग मस्तिष्क है। दूसरा में क्या बोल रहा है कि श्रवण, गंध, स्मृति, दृष्टि और केंद्र जो है सो मस्तिष्क में स्थित है। क्या ये स्थित है वहां पर, बताइए। उसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे लार, स्राव, वमन, रक्तचाप का नियंत्रण मेरुरज्जु द्वारा होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। तो इसमें से बताना है कि आप लोग का कौन कौन सा जो सत्य है इसमें से, ठीक है ना। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा राइट आंसर मेरा। तो इसका जो राइट आंसर में क्या क्या हो जाएगा, देखिए जो मस्तिष्क है वो मेरा क्या है, मस्तिष्क का एक भाग है, ये आप लोग को पता होगा। दूसरा में जैसे ये इसका काम है, ठीक है ना, इसमें स्थित होता है, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद यहाँ पर जो अनैच्छिक क्रियाएं जो है लार, स्राव, वन, रक्तचाप नियंत्रण जो कौन करता है वो मेरुरज्जु ही करता है, ठीक है ना। यहाँ जब नेक्स्ट बोल रहा है देखिए सेरिबेलम शरीर की मुद्रा और संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, मतलब ये नहीं करते हैं लिखा हुआ, मतलब ये करता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की विलोम जोड़ियां चुनिए। क्या बोल रहा है कि विलोम जोड़ी आप लोग को चुनना है, डिस मैच आप लोग का चुनना है, मिस मैच आप लोग का जो इसमें से है। पहला दिया है मेरे पास एड्रेनालिन और पीयूष ग्रंथि, दूसरा में दिया है टेस्टोस्टेरोन और विषण, और तीसरा में दिया है एस्ट्रोजन और डिम्बाशय, और चौथा में दिया है थायरोक्सिन और थायराइड ग्रंथि। तो जो राइट आंसर मेरे को ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा एड्रेनालिन और पीयूष ग्रंथि, ठीक है ना। तो यही मेरा जो है इसमें से मिसमैच है, बाकी बात सारा मेरा क्या है ये एक दूसरे से मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि एक पुष्प में नर और मादा जनन अंडाणु कोशिकाएं उत्पादन करने वाले भाग हैं, तो वो कौन सा है। तो जो इसका आंसर जो मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है ना, ये जो राइट आंसर इसका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की यहाँ पर बोल रहा है कि अमीबा, स्पाइरोगाइरा और यीस्ट में प्रजनन की एक समान विशेषताएं यह है कि क्या है समान विशेषताएं, सो आप लोग को यहाँ पर बताना है। वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। दूसरा में बोल रहे हैं ये सभी यूनिसेलुलर हैं, ये केवल लैंगिक प्रजनन करते हैं, ये सभी बहुकोशिकीय हैं। ये तो बहुकोशिकीय है नहीं, आप लोग को पता होगा सारा क्या है मेरा, ये मेरा एक कोशिकीय जीव है, ठीक है ना, ये मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा में मेरा हो जाएगा वे अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ये सभी यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर मतलब वो सिर्फ मतलब एक कोशिकीय जीव होता है, ये मेरा हो जाएगा इसमें से राइट आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की मटर में गोल और झुर्रीदार बीज दो भिन्न लक्षण है जिनमें एक दूसरे पर प्रभुत्व कर सकता है। यदि दोनों विकराल में संकरल होता है तो वह संतान किस प्रकार का होगा। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एक मटर है, दूसरा है एक मटर सो गोल है और क्या है झुर्रीदार है, इसमें से कौन सा हो जाएगा जो राइट होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोनों को उसमें से गुण मिलेगा, ठीक है ना। वो क्या होगा गोल व झुरीदार होगा, ठीक है ना, यहाँ वह लिखा गया यहाँ झ होगा, गोल व झारीदार झुरीदार होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, मेरा डार्विन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, वो आप लोग को यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस जो कि +4 डायोप्टर शक्ति होती है जिसकी फोकस लंबाई 0.25 मीटर होती है, क्या ये मेरा सत्य है, आप लोग को बताना है यहाँ पर। दूसरा में बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस 0.4 डायोप्टर शक्ति होता है जिसमें से फोकस लंबाई जो है 0.25 मीटर होता है, क्या ये होता है आप लोग को बताना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि एक अवतल लेंस में जो +4 डायोप्टर शक्ति होती है इसकी फोकस लंबाई जो है 0.25 मीटर है। एक बोल रहा है कि एक अवतल लेंस में -4 डायोप्टर शक्ति होती है, इसमें से लंबाई जो है इसका 0.25 मीटर होती है। इसमें से पूछा कि कौन सा मेरा इसका सही है, सो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। सबसे राइट आंसर में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक उत्तल लेंस 0.4 डायोप्टर शक्ति होती है, इसकी फोकस लंबाई जो होती है 0.25 मीटर का होता है, ठीक है ना। इसका ये हो जाएगा मेरा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यंत छोटा और बिंदु आकार का कब प्राप्त होता है, तो मेरा कब प्राप्त होता है, तो ये जो है मेरा सभी में प्राप्त होता है, अवतल दर्पण में भी होता है, उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण में भी लेंस होता है और उत्तल लेंस में भी ये मेरा होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की एक व्यक्ति 2 मीटर की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, इस दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर पूछ रहा है,
यहाँ पर बोल रहा है कि जो है इसको क्या हो रहा है कि दूर 2 मीटर अधिक दूरी पर रखी वस्तु है, मतलब इसका जो है सो मायोपिया हुआ है, ठीक है ना। इसके लिए कौन सा मेरा राइट आंसर होगा वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसको जो है सो 0 - 0.5 डायोप्टर का लेंस लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, तब ये ठीक हो सकेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि प्रकाश की निम्नलिखित में से कौन सी घटना इंद्रधनुष के निर्माण में शामिल है, इसमें से कौन सा परिवर्तन जो है इंद्रधनुष के परिवर्तन में शामिल है, सो आप लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो फिर इसका जो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपवर्तन, विकिरण और आंतरिक परिवर्तन। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की 1/5 ओम वाले 5 प्रतिरोधों का उपयोग करके न्यूनतम प्रतिरोध कितना बनाया जा सकता है, इसको कितना बनाया जा सकता है। तो जब आप लोग इसको में मतलब कि समानांतर क्रम में आप इसका बनाएंगे, ठीक है ना, 5 करके, तो ये क्या हो जाएगा मेरे इसमें से कि इसका जो है 1/25 आ जाएगा, 5 प्रतिरोधों को जोड़ेंगे तब, ये जो इसका सबसे कम मान होता है, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता नहीं बदलती है यदि, प्रतिरोधकता किसमें नहीं बदलता है वो आप लोग को यहाँ पर बताना है। पदार्थ बदल दिए जाए, तापमान बदल दिए जाए, प्रतिरोधक की लंबाई बदल दी जाए, पदार्थ में और तापमान दोनों बदल दिए जाए, तो राइट आंसर में जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। जब तापमान बदल दिया तो इसमें से कोई परिवर्तन नहीं होता प्रतिरोधक में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन कि गलत कथन को यहाँ पर आप लोगों को चुनना है, इसमें से कौन सा मेरा गलत कथन है। देखिए फर्स्ट में बोल रहे हैं कि फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने का एक सरल नियम है। दूसरा में बोल रहे हैं कि दाएं हाथ का अंगूठा का नियम धारा के ले जाने वाला चालकों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास तीसरा में कि प्रत्यक्ष और प्रत्यावर्ती धाराओं के बीच अंतर यह है कि प्रत्यक्ष धारा हमेशा एक दिशा में बहती है और जबकि प्रत्यावर्ती धारा समय समय पर आसानी से उलट देती है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि भारत में ऐसी प्रत्यावर्ती धारा हर इतना सेकंड में बाद दिशा बदलती है, तो इसे कौन सा रह जाएगा, सो क्या हो जाएगा कि कथन गलत हो जाएगा, वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। जो राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए सरल नहीं है, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर क्यों ये नहीं है वो पहले, अब क्योंकि जो ये फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम है ना वो प्रेरित धारा में ये यूज होता ही नहीं है। सबसे बड़ी इसमें से यही है कि इसमें यूज होता ही नहीं है। जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है इसमें से लेफ्ट हैंड रूल मेरा यूज किया जाता है, ठीक है ना। राइट हैंड के लिए यूज नहीं है ये मेरा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि घरेलू उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है। पहला बोल रहा है अर्थिंग, दूसरा बोल रहा है फ्यूज का उपयोग, तीसरा में बोल रहे हैं स्टेबलाइजर का उपयोग और जिसमें बोल रहा है इलेक्ट्रिक मीटर का उपयोग। सबसे कौन सा मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है वो आप लोग को यहाँ पर बताना है। अगर मेरा ऑप्शन नंबर बी फ्यूज का उपयोग करेंगे तब मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है मेरा शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास कि जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है। सचित जल की उपस्थिति ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। दूसरा में बोल रहा है सचित जल की गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि जल में विद्युत निकाली जाती है और लास्ट बोल रहा है कि विद्युत उत्पादन करने के लिए जल को भाप में परिवर्तित किया जाता है। इससे कौन सा मेरा सही होगा वो आप लोगों को यहाँ पर बताना है। इसका राइट आंसर में जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सचित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन कि वे जीव जो विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक यौगिकों से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं उन्हें कहाँ पाया जाता है, उसे कहाँ पाया जाता है वो आप लोग को यहाँ पर बताना है। तो वो मेरा उत्पादक में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की चिपको आंदोलन द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण संदेश क्या है कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना। बी में बोल रहा है कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय का अनदेखा करना। सी में बोल रहे हैं विकासात्मक गतिविधियों के लिए वृक्ष को काटना। डी में बोल रहे हैं सरकारी एजेंसी को बने हुए वृक्षों को काटने का निर्विवाद अधिकार है। तो राइट आंसर में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वन संरक्षण प्रयासों में समुदाय को शामिल करना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन कि ये अब जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का खत्म होता है। अब यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। इससे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें से कि प्रकृति में साधारण नमक
के दो उपयोग मुख्य स्रोत तथा दो यौगिकों के नाम बताएं जिसे साधारण नमक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। आप लोग का जो है सीबीएसई लेवल का क्वेश्चन इस बार डाला गया है। आप लोग हो सकता है कि ऐसा ही सवाल आप लोगों का पूछा जाए, ठीक है ना। आप लोग ऐसा सवाल जरूर करके रखिएगा। आप लोग इस बार जो क्वेश्चन बहुत घुमा घुमा के देने वाला है, आप लोग ये सब ध्यान में रखिएगा बात। देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा वो देखिए। तो जो हमका जो मुख्य स्रोत जो समुद्र प्राकृतिक रूप से जो हमको प्राप्त होता है वो समुद्र से प्राप्त होता है और शिलाज से प्राप्त होता है, जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, ठीक है ना। इसे हमको दो चीजें यहाँ पर प्राप्त होता है मेरा। और जो दो यौगिक हमको प्राप्त होता है, जो यौगिक से प्राप्त होता है नमक, जो दो यौगिक से मेरा एक होता है Na2CO3 और दूसरा है मेरा बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है ना। तो इससे मेरा ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास की कार्बन यौगिकों की संख्या अन्य सभी तत्वों के यौगिक से अधिक क्यों है, दो कारण लिखिए। इसको दो कारण देखिए क्या है कि कार्बन के मुख्य अधिक होने के दो कारण क्या क्या देखिए। पहला सहसंयोजन की क्षमता, कार्बन अपने परमाणु के साथ लंबी श्रृंखला शाखाएं और रिंग बना सकता है, इसका फर्स्ट हो जाएगा। दूसरा में हो जाएगा कि चार संयोजकता व बहुबंध बनाने की क्षमता, कार्बन एकल द्वि एवं त्रिबंध बनाकर अनेक प्रकार के यौगिकों को बनाता है, ठीक है ना। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। अब नेक्स्ट में देखिए इसी में जो है सो आप लोगों का एक और क्वेश्चन दिया गया है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल के रूप में रूपांतरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों माना जाता है। इस अभिक्रिया में प्रयुक्त ऑक्सीकरण अभिकर्मक का नाम लिखिए। तो आप लोग को यहाँ पर क्यों क्या आता है इसका नाम भी लिखना है आप लोग का। देखिए तो क्यों क्या आता है कि एथेनॉल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाकर एथेनोइक अम्ल बनाता है, इसलिए वह ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो इसी कारण से ऑक्सीजनकरण अभिक्रिया ये कहलाता है। इसमें प्रयुक्त प्रमुख ऑक्सीकरण अभिकारक कौन सा दो देखिए। पहले अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमाइड K2Cr2O7 इसका हो जाएगा ये। और जो हो जाएगा अम्लीय में वो पोटेशियम पर मैग्नेट है KMnO4, इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। इस तरह से इसका लिखना है आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि मध्यम में क्रियाशीलता वाले एक धातु का नाम लिखिए था उसके सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के 3 मुख्य चरण लिखिए। देखिए सबसे पहले इसका नाम क्या है तो जस्ता है और लोहा है, कोई एक आप लोगों को इसमें से लिखना है, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से कोई एक आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद देखिए सल्फाइड अयस्क के धातु निकालने के मुख्य चरण क्या है वो देखिए। सबसे पहले क्या करना है आप लोग को भंजन संकेंद्रकरण इसको बोला जाता है। अयस्क से मिट्टी अपद्रव हटाना, मतलब अयस्क से जो है मिट्टी को आप लोगों को हटाना है। उसके बाद इसमें से देखिए भंजन और भुनाई, सल्फाइड अयस्क को वायु में गर्म करके ऑक्साइड में बदलना, ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा अपचयन, धातु ऑक्साइड को कार्बन या अन्य विधि से धातु में बदलना, ये इसका हो जाएगा 3 मुख्य चरण, ठीक है ना, धातु निकालने के। अब आता है उत्सर्जन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक कोशिकीय जीव अपना अपशिष्ट कैसे बाहर निकालते हैं, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर डिटेल में लिखना है। देखिए तो उत्सर्जन एक वह प्रक्रिया इसमें जीव अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है, ठीक है ना। अब देखिए ये जो एक कोशिकीय जीव कौन देखिए, जैसे पहले अमीबा हो गया और पोटासियम पैरा मैग्नीशियम हो गया, मेरा क्या है एक कोशिकीय जीव है। अपना भोजन कोशिका झिल्ली द्वारा मिश्रण के माध्यम से सीधे बाहर निकालते हैं, ये इसका है सबसे मतलब मेन पॉइंट, ठीक है ना। कुछ में संकोचनीय रिक्तिका द्वारा भी अपशिष्ट बाहर निकाला जाता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस पर से आप लोगों को लिखना है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि वृषण के 2 मुख्य कार्य लिखिए और अंडाशय के 2 मुख्य कार्य लिखिए, आप लोग को यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है सो यहाँ पर पहला क्या करता है वृषण की शुक्राणुओं को निर्माण करता है। दूसरा में हो जाएगा कि क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव भी करता है, इसका हो जाएगा मुख्य कार्य। उसके बाद अंडाशय का मुख्य कार्य देखिए वो डिंब का निर्माण करता है, उसके बाद दूसरा करता है वो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वो उत्पादन भी करता है, ये इसका हो जाएगा मुख्य कार्य। अब यहाँ पर नेक्स्ट दूसरा में देखिए इसी में जो है तो आप लोगों को एक और प्रश्न दिया गया कि यहाँ पर प्लेसेंटा का आप लोगों का कार्य बताना है और फेलोपियन ट्यूब का भी आप लोगों का कार्य बताना है। इसमें क्या हो जाएगा प्लेसेंटा का कार्य देखिए कि भ्रूण में पोषक तत्व ऑक्सीजन प्रदान करता है, और जो इसका एक और जगह पॉइंट वो भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को माता पिता से रक्त में पहुँचाता है, ये इसका हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा कि इसका कार्य क्या है कि ये गर्भाशय तक पहुँचाता है और ये निषेचन में होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि हमें अपने वन क्यों संरक्षित करने चाहिए, वनों की कटाई के 2 कारण लिखिए। तो अपने को इसका 2 कारण भी लिखना है। देखिए क्या है कि वनों को संरक्षित करने का कारण मुख्य क्या है कि वे जलवायु को संतुलित रखते हैं और मिट्टी संरक्षण ऑक्सीजन उत्पादन और जैव विविधता बनाए रखते हैं, ठीक है ना। वनों की कटाई के 2 मुख्य कारण क्या है तो वो देखिए।
कि कृषि भूमि का विस्तार होना, दूसरा में बोल रहा है कि लकड़ी ईंधन और उद्योगों के लिए पेड़ों को कटाई करना। ये हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। इसमें से क्या बोल रहा है मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन की सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने पर क्या होगा। रासायनिक समीकरण लिखिए था अभिक्रिया का प्रकार बताइए। आप लोग को यहाँ पर बताना है। देखिए कि जब सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखा जाता है तो वह धूप के प्रभाव में सिल्वर जो है सो और क्लोरीन गैस में टूट जाता है। ठीक है ना, इस तरह से होता है। सिल्वर का रंग जो है सफ़ेद और धूसर ग्रे का हो जाता है। और इसका देखिए कि पर्यवेक्षण जो होता है HCl का रंग सफ़ेद से धूसर हो जाएगा, इसमें से होता है। उसके बाद रासायनिक समीकरण इसका क्या हो जाएगा वो देखिए कि AgCl को जब हम करेंगे तो Ag + Cl2 में मेरा बदल जाएगा। ये उसका हो जाएगा अभिक्रिया। ठीक है ना। अब देखिए अभिक्रिया का प्रकार क्या है। यह एक प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। मतलब इसमें से जो है सो आप लोग का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर होता है। ठीक है ना, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं कि अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा तथा तापीय और विद्युत अपघटन का एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग इसका उदाहरण देने बोल रहे हैं, परिभाषा भी लिखने बोल रहे हैं। तो अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कि जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक तरल पदार्थ बनाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तापीय अपघटन क्या है वो देखिए कि उदाहरण देखिए इसका कि CaCO3 से बना रहा है CaO और वो CO2 में मेरा बदल जा रहा है। दूसरा विद्युत अपघटन का उपाय जो है सो क्या है कि H2O से बन रहा है मेरा 2H2 बन रहा है प्लस O2 मेरा बदल जा रहा है। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की 2 टेस्ट ट्यूब A और B में प्रकाश क्रमशः HCl और NaOH नीला लिटमस पत्र में डालने पर किसमें परिवर्तन होगा, कारण बताइए। देखिए टेस्ट ट्यूब A का रंग जो है सब परिवर्तन होगा। रंग परिवर्तन क्या होगा कि नीले से वो क्या हो जाएगा मेरा वो लाल हो जाएगा। कारण ये क्या है देखिए कि HCl एक अम्ल है और अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा में बोल रहा है कि NaOH एक क्षार है जो क्या करता है जो नीले लिटमस पत्र को रंग में नहीं बदल पाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की चित्र की सहायता से साबुन की सफाई क्रिया को समझाना है आप लोगों को। ठीक है ना। देखिए क्या होता है साबुन के 2 अनुभाग होते हैं। पहला क्या होता है हाइड्रोफोबिक होता है, दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिक में क्या होता है कि इसमें से पूंछ वाला सिरा जो होता है वो मेरा हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें से क्या करता है कि गंदगी तेल को आकर्षित करती है। और हाइड्रोफिलिक है वो क्या करता है वो सिर की तरह होता है जो पानी की ओर आकर्षित होता रहता है। ठीक है ना कि जब कपड़े त्वचा पर साबुन लगाया जाता है तो हाइड्रोफोबिक पूंछ गंदगी से चिपक जाता है और क्या करता है कि हाइड्रोफिलिक सिर पानी से जुड़ता है और साबुन अणु से मिलकर मिसाइल का निर्माण करता है और पानी डालने पर मिसाइल जो गंदगी को घेर कर बाहर निकाल देते हैं। यह सफाई क्रिया है। ठीक है ना, ऐसे ही किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं मेरे पास क्वेश्चन की मेंडल के प्रयोग से स्वतंत्र वर्गीकरण कैसे सिद्ध होता है और ये क्यों कैसे होता है कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखा कि 2 गुणों जैसे बीज का रंग और आकार देखिए क्या बोल रहा है कि एक दूसरे का स्वतंत्र रूप से आगे की पीढ़ियों में जाता है। इनका प्रयोग में F2 पीढ़ी के गुणों का अनुपात जो होता है वो 9:3:3:1 होता है। ठीक है ना, इस तरह से इसका होता है कि एक गुणों का वंशानुक्रम दूसरे गुण के प्रभावित नहीं करता है। गुण स्वतंत्र रूप से अपने संयोजन बनाते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला मेरे पास क्वेश्चन की 3 प्रतिरोधक है अपने का 10 ओम 15 ओम और 20 ओम श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब 15 ओम पर विच्छेदन 3 वोल्ट है। परिपथ में धारा 10 ओम का विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब आप लोग को यहाँ पर इतना सारा दिया है लेकिन आप लोग का सिर्फ यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 10 ओम का आप लोग का विभवांतर आप लोग को ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या इसमें से चाहिए वो देखिए। तो सबसे पहले आप लोग का इसमें से जो है सो एक वोल्टेज चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए और इसमें से आप लोगों का करंट चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर चाहिए। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या, तो विभवांतर को देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर जो V = होता है वो मेरा क्या होता है I/R होता है। ठीक है ना, I/ क्या होता है मेरा R होता है। ये आप लोग को पता होगा। जैसे मेरा होगा सब R तो पता है लेकिन मेरे पास क्या है कि I पता नहीं है। तो I ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें से कि V/R करना पड़ेगा। तो मेरा क्या निकल जाएगा इसमें से I निकल जाएगा 0.2 एम्पियर। और जब इसको हम 10 एम्पियर का विभवांतर निकालेंगे तो क्या होगा देखिए कि V = IR होता है और इसमें से जब हम इसको गुना करेंगे IR से तो मिल जाएगा 2 वोल्ट इसमें से निकल जाएगा मेरा विभवांतर। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना,
इसका हो जाएगा 2 वोल्ट विभवांतर। इस तरह से आप लोग को यहाँ पर देखना है। इतना यहाँ बेकार का ये सब दिया गया है, ठीक है ना, ये सब फालतू का दिया गया है, ये सब आप लोग को नहीं देखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोलते हैं मेरे पास क्वेश्चन कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाहिक चालक पर अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम बताइए, उसे बताइए और उदाहरण के साथ समझाइए। देखिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की धारावाहिक जिसमें से होता है कि जो रूल होता है वो किसका रूल लागू होता है, तो वो फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम का रूल लागू होता है। नियम क्या बोलता है कि बाएं हाथ की अंगुलियों को इस प्रकार रखें कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे पर लंबवत हो, ठीक है, पहला ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो तर्जनी है उसको क्या करना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में दर्शाना है, एन से एस की ओर जाता हुआ, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता हुआ। और मध्यमा क्या करता है कि जो करंट है उसकी दिशा वो दर्शाता है। उसके बाद जो अंगूठा वो क्या करता है, मेरा चालक पर लगने वाले बल को दिशा मेरा ये बताता है। ये उसका आ जाएगा सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांतात्मक व्याख्या करना है इससे अपने को कि धारावाहिक चालक में करंट और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण चालक पर एक चुंबकीय बल लगता है, जिसकी मात्रा करंट, लंबाई और चुंबकीय क्षेत्र से दी जाती है। इसका क्रॉस उत्पादन से निर्धारित होती है। इसी फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम से सरलता से पता किया जा सकता है। ये होता है इसका लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म। अब होता है इसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है ना। तो देखिए इसमें मेरा क्या बोल रहा है कि उदाहरण स्पष्ट करना है हम लोगों को कि मान लीजिए सीधे तार में करंट बाएं से दाएं प्रवाहित हो रहा है और उस पर ऊपर से नीचे की दिशा में एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है। अब बाएं हाथ रखे तर्जनी ऊपर नीचे तर्जनी ऊपर हाथ रखें तर्जनी और ऊपर जो है नीचे क्षेत्र मध्यमा बाएं से दाएं। इस स्थिति में अंगूठा हमारे तरफ पृष्ठ इंगित करेगा, अर्थात तार पर लगने वाला बल हमारा तरफ होगा। अब प्रयोगात्मक इसका जो उदाहरण है वो क्या होगा वो देखिए। ये मेरा जो स्पष्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया, ठीक है ना, ये जो आप लोगों का स्पष्ट नहीं दिया गया क्वेश्चन। देखिए अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित समझाइए। पहला हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। हाइड्रोजनीकरण क्या है वो देखिए कि वह अभिक्रिया या अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन मिलाकर उसे संतृप्त यौगिक बनाए में बदलती है। इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजनीकरण। इसका उदाहरण देखिए क्या होता है कि जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है नाइट्रोजन की उपस्थिति में, तो CH3 और CH3 में वो मेरा बदल जाता है। ये हो जाएगा इसका उदाहरण, ठीक है ना। इस तरह से इसका बदला जाता है। हम नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो देखिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि Cu प्लस O2 को जब मिलाएंगे तो मेरा Cu वो बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन की साबुन और डिटर्जेंट की संरचना और कठोर जल सप्लाई क्रिया का आधार पर तुलना करना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर विशेषता बताना है आप लोगों को और उसका तुलना भी करना है। तो देखिए विशेषता पहले रचना के बारे में देखते हैं कि साबुन का क्या है और डिटर्जेंट का क्या है। तो देखिए सोडियम पोटेशियम के फैक्ट्री एसिड लवण से बनता है और दूसरा फैटी एसिड से पोटेशियम उत्पादन से बने सल्फेट सल्फोनेट यौगिक का होता है, ठीक है ना। सोडियम का होता है ये सोडियम पोटासियम का होता है सल्फोनेट और सल्फेट का होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका कठोर जल में प्रभाव क्या होता है वो देखिए। कैल्शियम और मैग्नीशियम से घुलनशील झाग बनाते हैं, सफाई कम होती है इससे, ठीक है ना। साबुन से क्या होता है सफाई कम होता है और इसमें कठोर जल में भी अच्छी सफाई घुलनशील हट नहीं बनती है, मतलब इसमें से आप लोग का बहुत ही अच्छा सफाई होता है। नेक्स्ट बोल रहा है सफाई क्रिया के आधार पर ये कम झाग उत्पन्न करता है, अधिक पानी लगता है, इसमें से अधिक झाग बनता है और प्रभावी सफाई भी देता है, ठीक है ना। इस तरह से हो जाएगा ये आंसर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की साइक्लोहेक्सेन की संरचना आप लोगों को यहाँ पर बनाना है। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है C6H12 होता है मेरा साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला। देखिए तो आप लोग इसमें से इस तरह से भी इसको बना सकते हैं और इसको आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अब तो यहाँ पर दो फॉर्मूला यहाँ पर दे दिया गया है। जब यहाँ पर देखिए कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की हरे पौधे में पाई जाने वाली पोषण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इस प्रक्रिया का नाम बताइए। इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक नई सामग्रियों की सूची बनाइए। इस प्रक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण भी दीजिए आप लोग, ठीक है ना। देखिए कि हरे पौधे में स्वपोषी पोषण पाया जाता है, आप लोग को पता होगा। जिसमें पौधे सूर्य की प्रकाश, जल, CO2 और क्लोरोफिल की मदद से भोजन तैयार करता है। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना।
किस प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक सामग्री मेरा क्या क्या लगेगा? तो सूर्य की प्रकाश लगेगा, उसके बाद क्लोरोफिल लगेगा, उसके बाद जल लगेगा, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा। इसमें से इसका जो देखिए समीकरण क्या हो जाएगा कि CO2 को जो H2O के साथ अभिक्रिया कराते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो मेरा ये ग्लूकोज बनता है और CO2 मेरा मतलब O2 मेरा बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। अब बी में क्या बोल रहा है क्वेश्चन मेरे पास कि इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली 3 घटनाएं को लिखना है आप लोगों को। तो इसमें से क्या क्या होता है? तो पहला क्या होता है देखिए कि प्रकाश ऊर्जा में का क्लोरोफिल द्वारा अवशोषण होता है, जल का विघटन होकर हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में बनता है, और CO2 का हाइड्रोजन के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण करता है ये। ठीक है ना। ये इसका 3 घटक हो जाएगा, 3 घटनाएं। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है मेरे पास क्वेश्चन की वायु में किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करते हुए प्रकाश की चाल आधी हो जाती है, उस माध्यम में अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहे हैं आप लोग को यहाँ पर कि अपवर्तनांक आप लोग को यहाँ पर ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। देखिए कि यहाँ पर जो है सो जो वायु में चाल है माध्यम का कैसा है, तो मान लेते हैं कि वायु में प्रकाश का चाल मेरा c है। ठीक है ना। और जब ये मतलब प्रकाश की चाल जब आधी हो जाती है, चलते चलते क्या होता है कि जो वेग जो है सो क्या है आधा हो जाता है। तो इन दोनों के बीच में आप लोग का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो जो अपवर्तनांक इक्वल टू क्या होता है कि वायु में प्रकाश की चाल होता है, माध्यम में प्रकाश की चाल होता है। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें से मेरा c है, इसमें से मेरा c/2 है। तो जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो मेरा अपवर्तनांक हो जाएगा, माध्यम में वो 2 निकल के आएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं क्या बोल रहा है कि अपवर्तनांक N1 की बनी कांच की पट्टी को अपवर्तनांक N2 वाले माध्यम में रखा है, किरणें पथ बनाइए। तो जब 1 में जो है क्या हो जाएगा वो देखिए कि N1 से बड़ा मतलब जब N1 बड़ा होता है N2 से, तो क्या होता है कांच की पट्टी से बाहर आते समय किरण लंब से दूर मुड़ती है। उसमें दूसरा में बोल रहा है कि N2 जब बराबर होता है उसमें से क्या होता है कि कोई परिवर्तन नहीं होगा, किरण सीधी निकल जाएगी। ठीक है ना, ये होता है उसमें से। उसके बाद जब मेरा N2 बड़ा होता है तब क्या होता है कांच से निकलते समय किरण लंब की ओर मुड़ती है। इसमें आप लोग को इसका एक चित्र भी बना लेना अपने से खुद से और लिखना आप लोग को इस तरह से। तो इसमें से इतना ही क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज को समाप्त करते हैं। थैंक यू।